क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू बोलता है, इन्होंने एरो दे रखे हैं बेटा, एक सेकंड एरो एंड थर्ड एरो। बेटा अगर आप इसके एरोज देखो थोड़ा ध्यान से, सर इसमें तो कोई एरो ऑपोजिट है ही नहीं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो अगर बेटा ध्यान से, अगर तीन वेक्टर ऐसे हो तो उनका रिजल्टेंट होता है 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी वेक्टर, राइट। सुनना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आना था? ये आना था, आर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट ये आना था, आर वेक्टर। अब बेटा सी वेक्टर क्या है? इस आर वेक्टर से ऑपोजिट है, यानी कि सी वेक्टर ने आर को कैंसिल कर दिया। बट आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। अगर कितने भी वेक्टर हो, अगर वो क्लोज लूप बनाते हैं, जैसे ये, इनका रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो 0 होगा। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। आप इसको डिस्प्लेसमेंट से समझ सकते हो। मान लो एक पार्टिकल यहां से चला, यहां तक गया, then it went from this to this, then it went from this to this, and then it went from this to this. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 0 होगी, बिकॉज द पार्टिकल हैज रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। सो इन ए नटशेल, अगर वेक्टर्स क्लोज्ड लूप बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है बेटा वो 0 होता है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ये कहते हैं ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है बेटा ए, और बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड है बी। अब इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट, अब इन्होंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनका रिजल्टेंट बोलते हैं ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी बेटा हो सकता है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो आंसर क्या आएगा इसका? नॉट ग्रेटर देन ए प्लस बी, राइट। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जिनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, ए एंड बी से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका डी आएगा, राइट। डी फॉर दिल्ली। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारी बेटा वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यस सर, सर ये वर्कशीट का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 17। Yes, minimum number of coplanar vectors of unequal magnitudes whose vector sum can be 0. 3 unequal magnitude हो गया तो आंसर आ गया बेटा 3। दो, अगर ये बोलते अगर ये मैग्नीट्यूड की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो 2 आंसर आता। 2 वेक्टर लो, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाता। लेकिन इन्होंने अनइक्वल मैग्नीट्यूड रख दिया, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड की कंडीशन की वजह से आपको एक और वेक्टर लेना पड़ेगा। मतलब अगर ये 10 है तो ये 8 हो गया ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकते, तो एक और वेक्टर चाहिए। यानी कि रिजल्टेंट 0 करने के लिए यू विल नीड 3 वेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्वेश्चन नंबर 5 सेज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन ए प्लेन। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दे लाई इन ए प्लेन, यानी कि एक प्लेन में लाई करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, प्लेन में लाई करने का मतलब है जैसे ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल के ऊपर तो इसका कैन नॉट बी 0 है ना आंसर? हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अगर ए और बी सेम प्लेन में ना हो, उसका क्या मतलब है? एक वेक्टर यहाँ है और एक वेक्टर सपोज छत के ऊपर आप मान लो बोर्ड लगा हुआ है, या फ्लोर पे बोर्ड लगा हुआ है, या एडजेसेंट साइड वॉल जो है उस पे बोर्ड लगा हुआ है, तो दूसरा वेक्टर मान लो वहां है, तो वो कोप्लेनर नहीं होंगे। अब ये बोलते हैं ए और बी कोप्लेनर है। ओके, नाउ दे से एंड सी वेक्टर जो है वो इस प्लेन में नहीं है। ओके बेटा, सी वेक्टर मान लेते हैं ये है, ये सी वेक्टर ऐसे मान लेते हैं,
क्योंकि इस प्लेन में नहीं है, आप इसको मान लो ये प्लेन से बाहर। अब ये बोल रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी जीरो। ये तीनों एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सर क्यों? क्योंकि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आने वाला है वो है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्ट है। अब लेकिन सी वेक्टर तो बेटा इस प्लेन में ही नहीं है, तो वो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट कभी नहीं हो सकता। अब अगर तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना है तो क्या होना चाहिए? ए और बी का जो रिजल्टेंट आया है ये सी जो है इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। सर तब ये 12 क्वेश्चन भी सेम था ना बिल्कुल। हाँ जी बेटा, हाँ जी, एक दो क्वेश्चन रिपीट पे हैं तो यू गॉट वेरी लकी अगर आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया? कैन नेवर बी जीरो, राइट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट बेटा उसी प्लेन में लाई करेगा, पैरेललोग्राम हो गए ना, तो ये ए और बी का रिजल्टेंट है। अब सी अगर इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होता तभी इसको कैंसिल करता ना, लेकिन सी तो बाहर दिया हुआ है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हमने किया था पर फिर भी एक बार कर लेते हैं। ये बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, ये क्या होता है? अंडर द रूट ए स्क्वायर सर a प्लस square plus बी b square स्क्वायर plus 2ab cos टू ए theta। बी कॉस थीटा। और ये क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको स्क्वेयरिंग एंड मैनिपुलेटिंग से आपको क्या मिल जाएगा? 4ab cos theta equals to 0. सर So थीटा cos इक्वल्स theta 90 डिग्री। theta equals to 90 degree. So the 90 C would be the option C answer. Let us move to question number 7. Question number 7 क्या कहते हैं? Question number 7 क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर 5 क्रॉस डिग्री वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 45 डिग्री। अब बस बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। सी अगर आपको समझ आया वो half of the question is solved as soon as you interpret the statement. जैसे ही बेटा आपको स्टेटमेंट समझ आई, स्टेटमेंट के समझ आते ही आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ए डॉट बी आपको पता ही बेटा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए बी साइन थीटा। ए बी कैंसल्स, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया। दोनों साइड cos थीटा से आप डिवाइड कर लो एंड tan थीटा 1 आ गया बेटा। तो थीटा मतलब 45 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Good. खुशी बेटा क्लियर है? कमलप्रीत? सर बीच में से आप अटक रहे हो। क्या बफरिंग हो रही है यस सर। बेटा? नहीं सबका हो सर रहा है? ठीक है सर, नहीं No, ठीक है सर। ठीक है बेटा। अब बेटा आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, अगर सबको ठीक है तो कोई बात नहीं, आप बेटा चलने दो क्लास, ठीक है? रिकॉर्ड होने। ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर बेटा 8। 8। टू वेक्टर 6 एंड 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। अभी 4 ऑप्शन दे रखी हैं, सर 1 11 न्यूटन एग्जाम। 11 एंड 20। ये कहता है इन दोनों फोर्सेस से इनमें से कौन सी फोर्स बनाई जा सकती है? 1 बन सकती है? नहीं सर। क्यों? 8 एंड 6 से मिनिमम कितना बनेगा? 2। 2. 8 and 6 2 will give you minimum resultant as 2 and maximum 14, यानी कि ये भी नहीं बन सकता, 20 भी नहीं बन सकता, तो 11 is the answer. कौन सी फोर्स पॉसिबल है, राइट? तो आपको सारा कुछ चेक करना था। ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9? n cap is a unit vector along a vector। अच्छा, n कैप की डायरेक्शन क्या है? ए वेक्टर की तरफ है और ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको चाहिए। तो बेटा n कैप किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड। सो व्हिच C इज द part। बेस्ट ऑप्शन? C सी part। पार्ट। Mm. डी नहीं है बेटा, सी। सी। ओके
Let us move to question number 10. Question number 10 पे चलते हैं बेटा. A force has a magnitude 20 Newton. Its one of the rectangular component is 12 Newton and the other rectangular component. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये कहते हैं कि एक फोर्स है 20 न्यूटन, मतलब आप F वेक्टर लिख लो, x I कैप प्लस y j कैप. सुनना मेरी बात है. ये कहते हैं बेटा कि एक फोर्स है, मैंने बताया था इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, क्योंकि इससे रेक्टेंगल बनता है. सो दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ओके, नाउ दे से इट्स वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 12. ओके, x को मान लेते हैं 12. अभी y की वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा. अब देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आता है बेटा. सर जस्ट अ सेकंड. फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है 12 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट. यस सर मैंने सर वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लिया सर. सर रिजल्टेंट मैंने भी सर F1 लिया और रिजल्टेंट ले लिया, फिर F2 निकाल दिया सर. यस सर, उससे सर 16 आ रहा था सर आंसर, सी पार्ट. यस ये बेटा है. आपने थीटा कितना लिया दो वेक्टर्स का. सर 90 डिग्री, rectangular क्योंकि है. सर रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट है ना सर. वेरी गुड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए. ये क्लियर हो गया यस सर. राइट. अब f का मैग्नीट्यूड कितना दिया हो बेटा 20. सो 20 इक्वल्स टू अंडर द रूट 144 प्लस y स्क्वायर. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है a वेक्टर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. ओके, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप. ये कहते हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं, दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. अच्छा, अभी बोलते हैं कि थर्ड साइड कैन हैव व्हाट लेंथ. बेटा पहले इसकी लेंथ निकालते हैं. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 16. यही हो गया बेटा. 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया अंडर रूट 21. और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 5 आ गया. 5 सर 5. अब थोड़ा सुनो ध्यान से. अब रूट 21 कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा. 4.5 मान लेते हैं. और ये हो गया 5 तो हो नहीं सकता, 4 पॉइंट समथिंग आएगा. आई डोंट नो. अब गेस करते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से. अब बेटा एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो अब सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि क्या थर्ड साइड 6 हो सकती है. द आंसर इज यस. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों का सम 6 से ज्यादा आ गया, यानी कि साइड जो है वो 6 हो सकती है. दूसरा ऑप्शन क्या है रूट 56. अच्छा, रूट 56 कितना होगा, ये होगा 7 और 8 के बीच में 7 पॉइंट समथिंग. तो इन दोनों का सम बेटा इससे भी ज्यादा है. इज दिस क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो सकती है. सो द आंसर वुड हैव बीन बोथ ऑफ द अबव, यानी कि सी आंसर आना था. इज दिस क्लियर बेटा. सर मैंने ऐसे किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर उसका एक रिजल्टेंट निकाला, फिर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, उसका रिजल्टेंट निकाला, तो एक 6 आ गया और एक अंडर रूट 56 आ गया. ऐसे करो. बिल्कुल ठीक है बेटा, वो भी करेक्ट है. राइट. आपने एक ए वेक्टर और बी वेक्टर और एक थर्ड साइड बना दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. एक ने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और थर्ड साइड बना दी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. वो भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक. इज दिस क्लियर. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. Yes, sir. मैं बोला दो साइडें तो ये हैं. सर ये साइडें कहाँ, ये तो वेक्टर हैं. बेटा वेक्टर जब होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा ना, तो वो साइड ही बन गया. तो इसका लेंथ और इसका लेंथ, उनका सम जो है वो उससे थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. ओके गुड बेटा. आपका ऑप्शन आपने बहुत अच्छे मेथड से किया है, आपने प्योर वेक्टर से किया है, मैंने ज्योमेट्री लगा. गुड. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 12 सेज, ये तो बेटा अभी हमने किया है. क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन सर 5. ओके ए आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13
व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है आई कैप प्लस जे कैप का एंगल आई कैप के साथ। सर π/2। नहीं बेटा, सब इसको करने के दो तरीके हैं। अब दोनों तरीके मैं आपको समझा रहा हूं, समझना अच्छे से। पहला तो है, आप इसको ए वेक्टर मान लो बेटा और इसको मान लो बी वेक्टर। मैंने आपको सिखाया है, आपको काफी अच्छे से समझ आया हुआ है। यस, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, बी वेक्टर। cos थीटा बेटा क्या होता है? ये बेस्ट मेथड होता है बेटा, ये हर जगह लग जाएगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। सो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कितना हो गया बेटा? आई डॉट आई 1 जे, इसका तो है ही नहीं, यानी 0 जे कैप हो गया बेटा। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. मेरा सर π/4 आ रहा हाँ भी देख लेते हैं बेटा। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? √2. √2 वेरी गुड। बी का मैग्नीट्यूड +1 1। तो cos थीटा Sorry. कितना आ गया बेटा? 1/√2। सो थीटा कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस Right? सर। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स को यूज करो, आपको पता होना चाहिए बेसिक, ये इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। क्या ये इनडायरेक्टली वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल नहीं पूछ रहे हैं? आई का बेटा क्या होता है? एक्स एक्सिस हो गया ना ये। सर Yes, मैंने sir. भी सर इसी मेथड से किया था, ग्राफ वाले से सर। सर वो वेक्टर सर मतलब 1 पॉइंट ऑफ y एक्सिस एंड 1 पॉइंट ऑफ x एक्सिस, एंड सर आई कैप 1 पॉइंट ऑफ x एक्सिस नहीं हो गया तो फिर सर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मेरी बात सुनो। अब क्वेश्चन थोड़ा, आप थोड़ी जल्दबाजी मत करो, मेरे को समझा। ये कहता है पहले इस वेक्टर को प्लॉट करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, ये हो जाएगा बेटा? यस और नो? यस ए सर। वेक्टर प्लॉट करोगे, ये बन गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब इस वेक्टर का एंगल आपको एक्स एक्सिस क्या निकालना है, क्योंकि आई कैप किधर होगा? इस तरफ होगा, मतलब मुझे ये एंगल चाहिए बेटा। ये आई कैप है और ये जे कैप, ये तो 1 और 1 हो गए दोनों। तो tan थीटा कितना आ गया? tan थीटा 1 आ गया ना बेटा। अब इस आई कैप का कुछ नहीं करना है, इसने तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देनी थी कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. रायन बेटा क्लियर हुआ? यस अक्षय, सर। सार्थक बेटा, तनिष, समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। इसका आंसर 45 आएगा बेटा, ठीक है? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप काफी हद तक समझ रहे हो बेटा, इसको अच्छे से और कर दो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझ भी आ जाएगा कि बेसिकली हमें किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कहता है? ये तो बिल्कुल इजी है। ये बोलता है ए वेक्टर दिया हुआ है जी आपको। ए वेक्टर है 2i कैप, ओके, प्लस 4j कैप, ओके, माइनस 2k कैप, ओके, एंड बी वेक्टर इज गिवन टू बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस nk कैप। अब ये बोल रहे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। 0। सो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा निकाल लेते हैं। 6 माइनस 8 माइनस 2 n इक्वल्स टू 0। क्लियर? Yes, sir. सो 2 Yes, n माइनस 2 इक्वल्स टू 2n आ गया, तो n की वैल्यू -1 आ गई बेटा। Yes, sir. तो n की वैल्यू -1 यानी D इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, खुशी, कमलप्रीत बेटा, समझ आ रहा है? Yes. गुड। Yes. F वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप। बेटा पीछे नहीं बैठे रहना कि बस आप क्वेश्चन पूछा करो बेटा। देखो कुछ लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, आप अगर ऐसे धीरे धीरे ना, आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। अभी पूछो बेटा, जो भी नहीं समझ आया सर ये प्लीज दोबारा समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नई नई ही फिजिक्स स्टार्ट हुई है, तो अभी आप अगर समझ गए तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पूछा करो बेटा। ओके, एफ वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस,
इसके कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है? 4i कैप प्लस 3j कैप, 6i कैप, 7k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप। ये तो सीधा ही आपको क्या करना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट लेके देखना है। इनका डॉट प्रोडक्ट लो, कितना आ गया 16 माइनस 9, ये तो जीरो नहीं है। इनका डॉट प्रोडक्ट लो बेटा 24, ये भी जीरो नहीं है। इनका डॉट प्रोडक्ट लो, जीरो आ गया, यानी कि ये आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट इसमें आई कैप दी है और जे कैप दी है वेक्टर में, तो मतलब ये एक प्लेन में होएगा। तो जो 7k था वो k था, तो वो उसके परपेंडिकुलर ही होएगा क्योंकि वो z एक्सिस पे है। एक्सीलेंट बेटा, बिल्कुल परफेक्ट, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आई कैप ये एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा और के कैप जेड वेक्टर हो गया, तो जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, तो वो तो 90 होना ही है। बट यस, दिस इज द फॉर्मल सॉल्यूशन, करेक्ट बेटा? ओके, लेट अस मूव टू द 16th क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। 16th क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है वेक्टर f1 is along x axis. ओके, अब f2 पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इट्स विद अनदर वेक्टर f2 is 0। यानी कि इन्होंने बोला बेटा f1, सर ये तो वर्कशीट में ही था सर, सेकंड क्वेश्चन। हाँ बेटा, f1 क्रॉस f2 इक्वल्स टू 0 क्वेश्चन में दिया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब समझना बेटा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 या 180 हो, यानी कि या वो पैरेलल हो या वो एंटी पैरेलल हो, यानी कि दो वेक्टर या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ये पैरेलल हो गया मतलब 0 एंगल, और ये हो गया बेटा एंटी तो उनका पैरेलल। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इन दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो बेटा इसमें ये बोल रहा है f2 is along, f2 could be what, तो इसका तो खैर ये मल्टीपल आंसर बन जाएगा बेटा, बी, ए एंड डी। ए भी आंसर इसका ठीक है और डी भी, जिस इन दोनों में से जिसने जो मार्क, पर सर डी कर दिया अकेला। तो बाद में आपको नंबर मिल जाएंगे बेटा जिसने भी ए या डी मार्क किया, क्योंकि बेटा सुनो, f1 along x एक्सिस है ना। अब देखो ए ऑप्शन देखो, f1 इसके along है। अब ए ऑप्शन दे रखा है बेटा 4i कैप, तो 4i कैप भी इसी तरफ होगा, तो एंगल 0। और डी ऑप्शन दिया हुआ बेटा माइनस 4i कैप, तो इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। Okay, good. Let us move to the next question. Question number 17. Question number 17 क्या बोलता है? Question number 17 says P vector plus Q vector equals to R vector. Okay. And P plus Q equals to R, ये भी। सर मतलब P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड। Yes, P का मैग्नीट्यूड प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड। बेटा इससे मुझे क्या पता लग गया कि R वेक्टर P एंड Q का रिजल्टेंट है। बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। बहुत लोगों ने लिखा है कि देयर इज नो एस्केलेटर व्हिच गोज टू द सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर, देयर इज नो लिफ्ट, ओनली स्टेयर्स। तो आपको स्टेप वाइज ही समझ के करना है। इससे मुझे क्या पता लगा कि R रिजल्टेंट है, यानी कि R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होनी चाहिए। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि R का मैग्नीट्यूड p प्लस q के बराबर है, यानी कि p प्लस q इक्वल्स टू दिस। क्लियर हुआ बेटा सबको? इज दिस क्लियर? p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर। यहां से मुझे क्या कंक्लूड होता है कि R वेक्टर जो है P एंड Q का रिजल्टेंट है। तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? R इक्वल्स टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। उसके बाद ये भी दे दिया p प्लस q इक्वल्स टू r। बेटा ये क्या है? ये कहता है कि
R का मैग्नीट्यूड P के मैग्नीट्यूड और Q के मैग्नीट्यूड को ऐड करके आ रहा है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब यानी कि मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा जो क्वेश्चन में दी है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. एक्सपेंड कर दो बेटा. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. बेटा ये हो गया कैंसल. तो आपके पास क्या आ गया? 2PQ इक्वल्स टू 2PQ cos थीटा. तो आप देखो cos थीटा इक्वल्स टू आ गया बेटा 1. सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. सर राइट. हाँ जी बेटा. सर इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा सर हम ये भी तो कर सकते थे कि हमें पता है कि जो आर वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड भी उन दोनों के ऐड होके हो रहा है, तो फिर 0 डिग्री ही होगा. यस. अगर किसी को ये याद है बेटा, ये फॉर्मल सॉल्यूशन होगा इसका. यस This सर, is मैंने वैसे in your school exam, if they ask you to solve this in the school exam, that is how you have to show it, right? But yes, अगर MCQ हो, अगर आपको ये इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, सर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर तो तभी आता है अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, राइट? तो इसका आंसर वहां से भी सीधा 0 आ जाएगा. इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay, good. Let us move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17. बेटा 17 आई थिंक अब आप कर सकते हो. सर 18 सर, नॉट 17. 18 अब आप कर सकते हो. ये क्या बोल रहा है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर एंड R इक्वल्स टू R स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. यस. इसमें क्या करना है बेटा? वही R स्क्वायर किसके इक्वल होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. बट R स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, which gives me 2PQ cos theta equals to 0. Cos theta equals to 0. Theta equals to 90 degree. Is this clear to everyone? Yes, sir. Good. Let us move to question number 19. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. This is a very nice question. Let us solve this. इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए. मेरे को ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आने वाली है. क्वेश्चन नंबर 19 डी पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है सर, ऑल तो नहीं है इसका. चलो एक बार देखते हैं बेटा, देखते हैं एक बार. ये बोलता है A वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप सर इसका j कैप. कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया है, एक बार वेरीफाई हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं. एंड B वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. अच्छा, A ऑप्शन क्या कहता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर is minus j cap upon root 2 plus k cap upon root 2. अभी क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर, ये बोल रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. बेटा सबसे पहले आप चेक करो, क्या ये यूनिट वेक्टर है बेटा? कैसे चेक करेंगे? यस सर है. कैसे चेक करेंगे बेटा? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर. यस सर. इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो 1 आ जाएगा. सर 1 कैसे आएगा? 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हाफ, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हाफ, हाफ प्लस हाफ का अंडर रूट. तो ये यूनिट वेक्टर तो है ठीक. क्या ये ए के परपेंडिकुलर है? द आंसर इज यस. क्योंकि देखो ये 0 आई कैप हो गया बेटा. इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना. 0 into 2 0, this into this minus 1 by root, this into this 1 by root 2. 0 आ गया बेटा. यस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो करेक्ट हो गया बेटा. ये यूनिट वेक्टर भी है और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है. अक्षय, सार्थक, तनिष बेटा क्लियर है? दिव्यम? यस सर. यस सर. ये ए तो बेटा करेक्ट हो गया. अब बी पे चलते हैं. ओके, बी वेक्टर. बी क्या कहता है? पैरेलल टू ए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट 6. ओके,
बट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ, समझना आता है, ये एडिशनल है, ठीक है। अब क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, वो कैसे पता लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। पहले आप ये चेक करो, क्या ये यूनिट वेक्टर है बेटा? चेक करो। यस सर। यस सर है। 4 + 1 + 1 = √6 अपॉन √6 हो गया सर। बिल्कुल, इसको यूनिट वेक्टर कैसे चेक करेंगे? आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बेटा, 2/√6 i कैप प्लस j कैप 1/√6 प्लस k कैप /√6। अब इसका बेटा मैग्नीट्यूड निकालना, 2/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा? 4/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 1 आ गया बेटा, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब सुनो बेटा, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, यस, एक तो कंडीशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन दूसरी कंडीशन एक और है बेटा, वो भी आपकी उसी से ही, कि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। अब बेटा आई के कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आएगा? 1/√6 वेरी गुड। और जे के कोएफिशिएंट का रेशियो? सर वो भी सेम और के का भी सेम। अगर ये हो, ये आप नोट कर सकते हो, मैं लिख देता हूं कि अगर x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप एंड x2 i कैप, एक इसको यहाँ y1 लिखना चाहिए, y1 और ये z1, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे बेटा, तो इनकी ये जो रेशियोज हैं कोएफिशिएंट की, वो सेम होंगे, x1/x2 = y1/y2 = z1/z। ये तीनों रेशियो सेम होंगी। अगर ये तीनों रेशियो बेटा सेम है, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल भी हो गए बेटा और यूनिट वेक्टर भी हो गया, यानी कि हमारा आंसर ठीक है, यस और नो? यस सर। तो बेटा क्या आ गया इसका आंसर? यस, सेकंड भी ट्रू है। तो अगर मैं होता सेकंड के बाद मैं थर्ड चेक नहीं करता, क्योंकि आप इसका मतलब ठीक। चलो फिर भी हम सी कर लेते हैं बेटा। सी अब आप चेक कर सकते हो, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखो, निकाल लो, और उसके बाद क्या करना है? परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बोला है ना, तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा? 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो, इसका आंसर ऑल आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये बोलता है एफ वेक्टर ये है और एफ वेक्टर ये है, 60 का एंगल है, इनका रिजल्टेंट निकाल, राइट। अभी देयर आर टू फोर्सेस ऑफ ईच इक्वल टू एफ, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है। अब बेटा इनका ये क्या पूछ रहे हैं? सी इनका पार्ट आएगा सर, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ठीक है। चाहिए। अब सुनो मेरी बात बेटा, एफ डैश मान लेते हैं रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos थीटा। अब यहाँ पे कैच है बेटा, थीटा 60 नहीं लेना है। मैंने आपको बताया था एंगल कैसे मेजर करते हैं, टेल्स ज्वाइन करके। इसको आगे स्लाइड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी यूज होगा, तो आपको ये याद रखना है। दो वेक्टर्स का एंगल जो कैलकुलेशन करते वक्त यूज किया जाता है, वो एंगल होता है जो टेल्स को ज्वाइन करके आता है। दैट इज द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टेल्स। तो आपको टेल्स को ज्वाइन करके, यानी थीटा बेटा 120 पुट करना है, तो एफ डैश की वैल्यू एफ आ जाएगी, तो द आंसर विल बी एफ। इज दिस क्लियर? बी आंसर आ गया। क्यों सर, मतलब √3f क्यों नहीं आएगी? क्योंकि 60 एंगल नहीं है बेटा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 120 का एंगल है। जब हमने कैलकुलेशन की थी बेटा, जब डिराइव किया था, याद करो, तो ये वाला एंगल लेके नहीं हमने आंसर निकाले सारे। दिस रिजल्टेंट केम आउट फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम जब डिराइव किया था, तो ये एंगल नहीं लिया था हमने, हाँ जी सर। तो ये वाले एंगल से आंसर आएगा, बस ये कैच है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा एंगल लेना है। सर मैंने ट्रायंगल लॉ से किया था। ट्रायंगल लॉ से भी करोगे तब भी वही एंगल था बेटा, ध्यान से देखना। उससे बेटा फॉर्मूला तो सेम ही है ना, तो एंगल तो सेम ही आएगा।
अब देखो सर मैंने triangle ज्योमेट्री में- से करा था। नहीं बेटा ज्योमेट्री नहीं लगाओ, इसको ऐसे ही करो। देखो ट्रायंगल लॉ में जब हमने डेरिवेशन की थी, हमने एंगल यही नहीं किया था थीटा। देखो अब ट्रायंगल Yes, लॉ sir. की डेरिवेशन देखना, वहां पे भी यही एंगल थीटा लेके डिराइव किया। तो ये एंगल लेना होता है वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा मुश्किल है, अब सुनना बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखो बेटा वेक्टर भी आ गया और डिफरेंशिएशन भी आ गया। ये आपका नीट का एंड पुराना जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल है। अभी कहते हैं कि आर वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए sin ओमेगा टी जे कैप। आर वेक्टर ये दिया हुआ है। ओके, अब बेटा वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहे हैं। अब वेलोसिटी वेक्टर हमें पता ही है dr by dt होता है। सर इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? थोड़ा सा याद करो, a cos ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी बेटा माइनस sin ओमेगा टी इनटू ओमेगा। याद करो बेटा, cos की माइनस sin इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, यानी कि इनटू ओमेगा, प्लस इसकी डिफरेंशिएशन a cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3-4 बार आपको करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, वैसे रहेगा आई कैप, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। सर इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा। अब आप देखो बेटा, आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर कितना आएगा? 0 आ गया? यस सर। 0 आ गया बेटा। अक्षर, सार्थक, तनिष, बेटा पवित्र, समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? सर मैंने भी ऐसे किया था ये, पर टाइम लग गया था तो चलो। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटे, क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, बड़े कोएफिशिएंट से डरना नहीं है, काम वही करना। अब इसको ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बेटा 0 आ गया। ये माइनस क्या है बेटा, ये प्लस क्या है, तो इनको ऐड करके 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? कमलप्रीत, खुशी बेटा, क्लियर हो गया? परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर। यस, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आ गया। राइट, कर दो बेटा इरेज। सर एक बार दोबारा समझा दो। बेटा आपको आर वेक्टर दिया हुआ है और ये बोल रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बताओ। तो वेलोसिटी वेक्टर बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करके आता है। तो डिफरेंशिएशन की मैंने, राइट, इसकी जब डिफरेंशिएशन की मेरे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर आपके क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेटा। तो प्रैक्टिस आप देख सकते हो कैलकुलस वाले लेक्चर्स में। तो ये आ गया। अब उसके बाद इनके बीच का एंगल बताना था मुझे, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट लेके देखा तो 0 आ गया, और इसका मतलब दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बेटा? एंगल मेड बाय वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप विद y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए इनको, आप इसको पहले प्लॉट करो। ये आ गया बेटा आपके पास 2i कैप 3j कैप, ये एंगल चाहिए बेटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 2/3। क्लियर हो गया बेटा? पहले ये वेक्टर प्लॉट कर लिया, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब इनको y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए बेटा, tan थीटा इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। देखो बेटा, जो फर्स्ट डे से मैं पढ़ा, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और थीटा के एडजेसेंट बेस होता है। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. तो पिछले क्वेश्चन में थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 2/3। यस, बी आंसर आ गया बेटा। tan थीटा 2/3, तो बी आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहते हैं एक फोर्स लगाई हमने, ओके, फोर्स कितनी है -2 आई कैप, ओके, प्लस 15 जे कैप, ओके, प्लस 6 के कैप, ओके। अभी बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं 10 इसकी मीटर कोई अलोंग। जरूरत नहीं है सर फोर्स में, जो ये सब 2 आई कैप और 6 के कैप दिया सर, क्योंकि वो नेक्स्ट में सर 10 जे कैप हो जाएगा सर, तो बाकी सब 0 हो जाएगा। बिल्कुल, सुनो पूरा उसको प्रॉपर्ली समझें। अब बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो है 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, तो 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस, बेटा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, तो 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस मतलब इस तरफ का वेक्टर कितना हो गया 10 जे कैप, और वर्क डन क्या होता है बेटा एफ डॉट एस कितना आ गया 150 जूल। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर हो गया सबको? यस सर। Okay, good. Let us move to the next question. Question number 24. Question number 24 क्या कहता है? स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ होता है। ये कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट जो है यानी कि ए डॉट बी कितना दिया हुआ बेटा? ये बोलते हैं 6√3 एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। थीटा पूछ रहे हैं बेटा, कुछ नहीं बेटा, ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा 6√3, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ये कितना दिया हुआ बेटा 6, डिवाइड कर लो, ए बी कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा कॉट थीटा इक्वल्स टू √3 यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/√3, तो थीटा कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। बस बेटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको डिकोड करना है। अगर आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आ गई देन हाफ ऑफ द बैटल इज वन। उसके बाद इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है, ठीक है? लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25। ओके, ये कहते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब पी क्यू थीटा आर। ओके, कहते हैं कि टू वेक्टर्स, एक 2f है, ओके, और दूसरा है √2f, ओके, थीटा पूछ रहे हैं और रिजल्टेंट बेटा f√10 दे दिया। मुश्किल है इजी है? इजी है सर। बिल्कुल। बस उसके बाद क्या करना है, r इक्वल्स टू अंडर द रूट, फॉर्मूला लगा दो, पी स्क्वायर, ओके, क्यू स्क्वायर, ओके, प्लस 2p क्यू कॉस थीटा और f की है। अब r कितना दिया हुआ बेटा f√10, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो tan f स्क्वायर इक्वल्स टू 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4√2f स्क्वायर कॉस थीटा। बेटा क्लियर हो गई? तो इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 4f स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2f स्क्वायर कॉस थीटा, f स्क्वायर 4 सो कॉस थीटा कितना आ गया बेटा 1/√2, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 says a vector of magnitude 5√3, ओके, a का मैग्नीट्यूड इन्होंने दे रखा है बेटा 5√3, ओके, एंड b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ बेटा 10, इनके बीच में थीटा दिया हुआ बेटा 30 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, दे आर आस्किंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि बेटा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, यानी कि ए बी साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। सिंपल, ए कितना हो गया बेटा 5√3, बी कितना हो गया 10, साइन 30 बेटा कितना आ गया
25√3 आ गया आंसर। यस सर। तो 25√3 आंसर आ गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोलता है बेटा? ये तो हमने क्लास में किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं P वेक्टर एंड Q वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। P वेक्टर एंड Q वेक्टर, इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अबे बोलते हैं कि P वेक्टर एंड Q वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए। तो बेटा P क्रॉस Q का क्या होता है? जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमें क्या मिलता है? एक ऐसा वेक्टर मिलता है बेटा जो कि P एंड Q दोनों के परपेंडिकुलर होता है। When you take cross product, you get a vector which is perpendicular to P vector as well as Q vector. लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वो क्या होता है बेटा? PQ sin थीटा। तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, फिर मैनिपुलेशन। ओके बेटा, P वेक्टर अपॉन P कैप हो जाएगा, यस और नो? P Yes. वेक्टर को अगर P के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, ओके, P कैप बन जाएगा एंड ये यस सर। Q कैप अपॉन sin थीटा। ये ऑप्शन में है बेटा। बी पार्ट सर। यस, तो B शुड बी द आंसर। इज दिस क्लियर टू Sir? एवरीवन? सर हाँ जी। सर हम इसको Yes. ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सर ए पार्ट इसका सर फॉर श्योर हो नहीं सकता एंड इसका सर एलिमिनेशन है सर। सर सी पार्ट में सर इसका एक वेक्टर है और एक कैप है सर पी और क्यू में, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी पार्ट में भी सेम चीज है सर, सिर्फ बी पार्ट ही है सर जो मतलब बिल्कुल सेम है सर। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक वेक्टर और दूसरा क्रॉस नहीं हो सकता बेटा। मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, पता? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, P कैप क्रॉस Q वेक्टर अपॉन Q sin थीटा। लेकिन सर नीचे तो पी क्यू दोनों है ना। तो वही हो गया ना। आपने तो देखो, आपने आर्गुमेंट क्या दिया था सर? एक क्रॉस है और एक वेक्टर है और एक कैप। ये सर मतलब सब कुछ पता होना चाहिए बंदे को, तो ही हो सकता है हाँ, ये काम तो। बिल्कुल, यस एग्जैक्टली। आपने बहुत मिलियन डॉलर चीज बोली है बेटा, यही मैं समझाना चाहता हूँ। आपको समझ आ गया, किसी और बच्चे को भी समझ आ गया, बस आपकी फिर लाइफ बन जाएगी। सब कुछ ही पता होना चाहिए। अब बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, व्हाट वुड यू लाइक योर टीचर टू हैव? आप क्या चाहते हो कि आपके टीचर को सब कुछ आता हो या कम आता हो? सर सब कुछ आना चाहिए सर। आप ऐसे टीचर से पढ़ोगे जिसकी नॉलेज बहुत कम हो या जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा? नहीं सर, जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा उससे ही पढ़ेंगे। जिससे पढ़ेंगे ना, तो बेटा फिर आपको भी कल को आगे जाके किसी फील्ड में काम करना है, तो आपकी भी नॉलेज ट्रेमेंडस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना पता हो उतना ही कम है। नॉलेज इज इट्स एक्सीलेंट। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा क्या कहता है क्वेश्चन? आप अच्छे कर रहे हो बेटा अभी स्टार्टिंग के लिए, बस लगे रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। क्वेश्चन नंबर 28। Two forces of magnitude P and √3P act at right angle to each other. Okay, ये कहते हैं एक फोर्स P है और एक का मैग्नीट्यूड √3P है। ओके, ये 9 √3 into P, ये कहते हैं 90 के एंगल पे एक्ट कर रही हैं। Their resultant makes angle theta with P. इन दोनों का कोई रिजल्टेंट आया। ओके, रिजल्टेंट आ गया। अब ये एंगल P के साथ थीटा बना रहे। अब ये बोल रहे हैं बेटा थीटा निकालो, तो थीटा tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? √3P अपॉन P। सो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? अक्षत बेटा, सार्थक, तनिष? Yes, sir. Okay, let us move to question number 29. Question number 29 क्या कहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये काफी, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल। आई विल पुट दिस, ये वैसे भी जेई का क्वेश्चन है पुराना, अब थोड़ा देखना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें सारा वेक्टर यूज होगा। इन्होंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट इन्होंने बोला 0 है। ओके, अभी बोलते हैं आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमें नहीं पता इन तीनों में से 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मान लेते हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, कहते हैं 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है
and the magnitude of third vector is √2 times that of either of the two having equal magnitude. इसका मतलब क्या है बेटा? पहले तो तीनों का रिजल्टेंट 0 है बेटा, इसका मतलब तीन वेक्टर ऐसे होने चाहिए। ये क्लियर हो गया? क्यों है ऐसे? ताकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आए बेटा ऐसे तीन का, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, इसको कैंसिल करना है बेटा। दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। देयर इज नो अदर वे। इक्वल भी होने चाहिए और ऑपोजिट भी होना चाहिए बेटा, दोनों। तो अब ये मान लेते हैं ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं बेटा मैं एफ, ये बी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड एफ। अब सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कह रहे हैं थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 एफ है। इज दिस क्लियर बेटा? ये समझ आया? इंद्रजोत, आर्यन बेटा, रायन सॉरी, यस सर। अर्शनूर बेटा, अमनजोत, क्लियर है ये जो मैंने बोला? ये Yes. क्वेश्चन में बोला है, ठीक है? ओके, अब थोड़ा सुनना बेटा, अगर इसने इसको कैंसिल किया है तो ये कितना होना Yes, चाहिए? sir. Understood. दिव्यांश बेटा, अगर इसने इसको कैंसिल किया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा? √2 एफ होना चाहिए, यस और नो? इसको रिजल्टेंट मान लेते हैं दोनों। ये क्लियर हुआ? बेटा ये बोल रहे हैं तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो 0 है, उनमें से दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एफ और एफ मैंने मान लिया, और जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स है, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन जो बोल रहा हूं? Yes, sir. अब ये बोल रहे हैं बेटा अगर तीन का रिजल्टेंट 0 का मतलब क्या है कि इन दोनों के रिजल्टेंट को इसने कैंसिल किया होगा, यस और नो? तभी रिजल्टेंट 0 है। तो अगर ये √2 एफ है बेटा, ये भी √2 एफ होना चाहिए, यस और नो? तो ये एफ और एफ का रिजल्टेंट √2 एफ कब आएगा? जब थीटा, यानी कि ये थीटा कितना होना चाहिए? तो आपको याद हो जाना चाहिए था 90। बेटा आर की वैल्यू f√2 है, पी एफ है और क्यू भी एफ है, तो थीटा निकालो, बेटा 90 आएगा। आप करके देख लो, r² इक्वल्स टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। इसे पुट करोगे बेटा थीटा 90 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया देखना, इसका मतलब ये f और ये f जो है वो 90 पे है। अब एक और चीज आ गई बेटा बहुत अच्छी, जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होता है, यानी 45 पे। तो इसने अपने ऑपोजिट वेक्टर को कैंसिल किया तो ये भी 45 होना चाहिए, या आप इसको ले लो 45। तो एंगल कितना आ गया बेटा? ये एंगल कितना बन जाएगा? 135। ये एंगल कितना बन गया? 135। So the answer is angle between the three vectors will be 90, 135 and 135. Is this clear? Yes, sir. बेटा 9 क्लियर है? यस सर। अक्षय, सार्थक, दिव्यांश, तनिष? Yes, sir. ओके Yes. गुड। इसको आप दोबारा से देखना बेटा, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मैं मानता हूँ, इसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी, ट्राई कर लेना एक बार, दोबारा से जरूर देखना। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बेटा? ग्रेस मार्क्स सर। 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यस इट इज ग्रेस मार्क्स, बट सॉल्व करते हैं। ये कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ये तो स्केलर ही होता है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अच्छा सर इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू 1। सो थीटा बेटा आ गया आपके पास 45 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir.
तो थीटा 45 अब ये पूछ क्या रहे हैं, देखो बेटा ये पूछ रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पुट कर दो बेटा, आपके पास क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 1/√2, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, √2ab आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि मिसप्रिंट है बेटा इसका आंसर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, ये आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा पहले थीटा निकालना था, थीटा निकालने के बाद इसमें पुट करना था। अक्षर बेटा, सार्थक, तनिष, क्लियर है? दिव्यांश? यस सर। गुड, मैंने इसका आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। दिव्यांग क्लियर है? Yes, sir. गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ये अभी हमने किया बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दो वेक्टर हैं, उनका जो सम है वो उनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। बेटा थोड़ा सा देखना ध्यान से, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा पीछे जाके, ये क्या हो गया, ये आप याद करो, दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालते थे, याद करो, ये आपने माइनस बी कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी था ऊपर की तरफ, ये माइनस बी, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ए वेक्टर। अब थोड़ा सा देखो, ये भी तो पैरेललोग्राम बन गया बेटा, ये इसके पैरेलल है लेकिन ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया। अब इसको ज्वाइन करो तो ये भी आपका, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पैरेललोग्राम के अंदर ये वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला डायगोनल जो होता है वो होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इन्होंने बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। बेटा अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यस, राइट। डायगोनल परपेंडिकुलर किसके होते हैं बेटा, रोम्बस के होते हैं। रोम्बस की डेफिनेशन, Sir, rhombus can be a square, but a square cannot be a rhombus. अगर रोम्बस हो गया बेटा साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यस और नो? Yes, sir. तो यानी कि जो वेक्टर्स हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसके 90 होते ही जो आपका बेटा पैरेललोग्राम था वो रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस की क्या खास कैरेक्टर है कि उसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बेटा ये देखो ज्योमेट्री से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस, राइट। अच्छा अब इसमें पुट कर दो वैल्यू बेटा, इसका वैल्यू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। इन्होंने बेटा ये दिया हुआ था, मैंने सिर्फ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू पुट की है। अब पुट करते ही बेटा कॉस थीटा कितना आ गया आपका, -1, तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। इज दिस क्लियर? Sir, A and B act in the opposite direction. यस, दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि थीटा 180 आ गया ना बेटा, तो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा इस तरफ होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा अमनजोत, खुशी बेटा क्लियर है? कमलप्रीत? Yes, sir. Okay. Let us move to the next question.
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 34 क्वेश्चन, इट सेज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अच्छा बेटा, इससे क्या पता लगता है? अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो गया इसका मतलब, Yes, sir. राइट? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो यानी कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। गुड बेटा, ओके। सेकंड बोला इन्होंने ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता लग गया कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बेटा बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये किसके पैरेलल हो जाएगा? बी क्रॉस सी के। सर कैसे? बी क्रॉस सी आपको क्या देता है बेटा? बी क्रॉस सी आपको एक ऐसा वेक्टर देता है जो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब ए भी क्या है? ए भी बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर, यानी कि उसके तो पैरेलल हो जाएगा ये। अब जरूरी नहीं है कि ए वही वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी उसके बराबर है, यानी कि बी क्रॉस सी के ए वेक्टर जो है वो पैरेलल हो जाएगा। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट? ओके बेटा, आई थिंक आज इतना ही करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बेटा, वो भी मैं बाद में रिकॉर्ड करके आज ही डाल दूंगा, ठीक है? तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टार्ट, और परसों आपको टेस्ट देना है बेटा, ठीक है? तो आज इसके आप सोल्यूशन देख लेना, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। एज रायन टोल्ड अस, आप 2x पे भी देख सकते हो, पर अगर नहीं समझ आ रहा तो नॉर्मल स्पीड रखो, बट 2x पे आप एक बार ब्रश अप कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है? और शाम को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको परसों अच्छा करना है बेटा और टेस्ट, ठीक है? यस Bye, बेटा, sir. हाँ जी, यस बेटा, बोलो बोलो, ओके। अब मैसेज कर लो बेटा मुझे, ठीक है? प्लीज सेंड मी द आंसर, देन वी कैन डिस्कस। सर डाउट